गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी विद एस के। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे। आज मैंने इंग्लिश का भी यूज किया है, बोथ लैंग्वेज में है। द फेमस रूलर मेदिनी राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर है चेरो राजवंश। ठीक है, ये प्रमुख मतलब कि झारखंड के एग्जाम में भी ये पूछा गया था मेदिनी राय के बारे में। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो इसका सही आंसर है सुश्रुत संहिता। एक्चुअली में सुश्रुत संहिता किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपका मतलब कि आंतरिक चिकित्सा से, मतलब कि मेडिसिन के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रॉक एडिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द नेम अशोका। इसका सही आंसर है मास्की शिलालेख। एक्चुअली में मास्की एक रिवर का नाम है जो कर्नाटका स्टेट है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है रायचूर। ठीक है, और रायचूर वहीं पे एक पुरातात्विक स्थल है मास्की शिलालेख, उसी के मतलब मास्की नदी पे ही दिया गया है। और इसका खोज किया था 1915 में 1915 में सी बिडॉन के द्वारा। ठीक है, और ये कौन सा नदी है, मास्की नदी के नाम पर पड़ा है, जो तुंगभद्रा की सहायक नदी भी है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। देखिए बहुत मतलब कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये मतलब कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन ये रहता ही है, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। तो चारों एक बार तीनों चारों एक बार देख लीजिएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसे हम बता रहे हैं आपको, जो ये तीसरी बौद्ध संगति हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, और पहला जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ पे, राजगिरी में। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था उस समय अजातशत्रु का। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी, और शासनकाल था कालाशोक। ये भी पूछा जाता है कभी कि मतलब कि प्रथम बौद्ध संगति के किसके शासनकाल में हुआ था, इसके दृष्टि से ये चारों एक बार इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में जो अभी है। ठीक है, क्वेश्चन में इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, और शासनकाल था अशोक। और चौथा था कुंडलवन जो कश्मीर में है, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी, और शासनकाल था उस समय वहाँ पे कनिष्क का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ये एक बार। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व। ये सिकंदर जो है मैसेडोनिया के शासक थे। मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपद की राजधानी का नाम क्या था। उज्जैन। ठीक है, ये लिस्ट आया है मतलब कि मौर्य साम्राज्य का जो शासनकाल था वो मतलब कि दे दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 से 298 ईसा पूर्व 25 वर्ष तक था। उसके बाद आया बिंदुसार, उसके बाद आया अशोक, उसके बाद कुणाल, दशरथ, संप्रीति, शालिशुक, देववर्मन, सतधवन, और लास्ट मतलब रूलर था जो वृहदत्त था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रांत अवंतीपद की राजधानी कहाँ था, उज्जैन। ठीक है, ये उज्जैन जो ये था ना ये पश्चिमी बना, अवंतीपद का था पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी एरिया था। ठीक है, इसको मध्य प्रांत, मौर्य साम्राज्य का मध्य प्रांत का था कहाँ पे, ये था मगध। और पूर्वी प्रांत था तोसाली कलिंग। ठीक है, और दक्षिणी प्रांत था स्वर्णगिरी, और पश्चिमी अवंतीपद था उज्जैन, और लास्ट उत्तरी उत्तर पद था तक्षशिला में।
ठीक है, चारों एक बार देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। मध्य प्रांत मगध में, और पूर्वी प्रांत तोसाली कलिंग में, ठीक है, और दक्षिणी था स्वर्णगिरी में, और उत्तरी था तक्षशिला में, और पश्चिमी था उज्जैन में। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो शासन किया था उसमें प्रमुख जो मतलब कि वंश था, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश था। ठीक है, तो गुलाम वंश का जो शासनकाल था 1206 से 1390। उसके बाद आया खिलजी वंश, ठीक है, उसका शासन था 1290 से 1320। और उसके बाद आया तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। और उसके बाद आया सैयद वंश 1414 से 1451 तक। उसके बाद आया लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बताया कि सबसे कम समय तक शासन किया था वो खिलजी वंश था, 1290 से 1320 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 26 जनवरी 1565। ठीक है, कहीं किसी में दिया जाता है 23 जनवरी, तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को ईस्वी को दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षसतांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी, इसलिए इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, और यह मतलब कि कब लड़ा गया था। तो 1500 एक्चुअली में डेट उतना पूछता नहीं है, ईस्वी याद रखिएगा। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और इसका परिणाम विजयनगर की हार, दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया। किस मुगल शासक के मकबरे की स्थिति के साथ उसका सही मेल नहीं है? देखिए, इसको क्वेश्चन बताना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ये सही है। अकबर का सिकंदरा में, ये सही है। बाबर का काबुल में है, ये भी सही है। जहांगीर का इस जहां में नहीं है, मतलब क्या, भारत में नहीं है, इसका है लाहौर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का। निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को कव्वाली का जनक माना जाता है? ठीक है, फादर ऑफ कव्वाली, अमीर खुसरो। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक, ये रचना किसका है? ये चीज बताना है। तो सही आंसर है इसका कबीर। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया था? गुलरुखी का प्रयोग किया था किस शासक ने? इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। यहाँ लोधी लिखा गया है, मिस टाइपिंग हुआ है थोड़ा सा। इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक था? 1498 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है, ये अच्छा आप लोग कमेंट करिएगा कि ये सिकंदर लोदी किसके पुत्र थे? ठीक है, बहलोल लोदी के पुत्र थे। तो इसका सही आंसर क्या, मतलब कि इसका सिकंदर लोदी का बचपन मतलब कि ओरिजिनल नाम जो मतलब कि होता है असली नाम, वो क्या था? निजाम खान। और इनका प्रमुख वर्क ये था, मतलब कि प्रमुख कार्य अगर पूछे तो कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में, और अपनी ये राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। समझे, 1504 में आगरा शहर की स्थापना, दिल्ली से आगरा स्थानांतरित अपनी राजधानी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी का प्रमुख कार्य था। इसकी मृत्यु हुई थी 1517 ईस्वी में, बीमारी के कारण हो गया था। इनके प्रमुख पुस्तक हैं एक, उस पुस्तक का नाम है लहजत ए सिकंदरी। लहजत ए सिकंदरी।
निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय लोगों का सही क्रम है जो व्यापार के लिए भारत आए थे? बताइए। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रेंच। पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, डच आए थे 1595 ईस्वी में, अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, फ्रेंच आए थे 1664 ईस्वी में। इसका कंपनी का स्थापना पुर्तगाली कब किए थे? 1498 ईस्वी में। और अंग्रेज जो किए थे 1600 ईस्वी में। चलिए, 1883 ईस्वी में जब इल्बर्ट बिल पेश किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? Who was the viceroy when the Ilbert Bill was introduced in 1883? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य था? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सभी थे। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था। ठीक है। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था समिति का सदस्य। इसका प्रमुख यही था MS अनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, GR प्रधान, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, मंगल अली, सुहाब कुरैशी, GR प्रधान। अगला क्वेश्चन है, जेम्स अगस्टी हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बंगाल गजट। ये 4 पन्नों का साप्ताहिक अखबार था बंगाल गजट। कमेंट करिएगा कि इसका कीमत कितना था उस समय। 1 रुपया। मात्र 2 साल के लिए प्रकाशित हुआ था वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने मतलब की अध्यक्षता की थी। ये 39वां सत्र था। ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदी में बोले तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में कलकत्ता में। इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन ने 1970। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसका। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है कि 1970 या 1870 है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। लेकिन भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था कोलकाता में 1870 होगा, या मिस हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। 1870 ही होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? सही आंसर है विनोबा भावे। ठीक है। 1951 ईस्वी में स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई 1909 में पेश किया गया था, सही है। बिल पारित होने पर जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। सुधार ने केंद्रीय प्रांतीय दोनों को विधान परिषद के आकार को बढ़ाया। ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो इसका तो सही आंसर हमको लग रहा है कि बिल पारित होने पर जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। हमको लग रहा है इसका सही आंसर है बी,
गवर्नर जनरल उस समय जॉन मार्ले सचिव थे, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो थे, मतलब कि इसके गवर्नर जनरल, वाइसराय, ठीक है। तो यही गलत हो गया यहाँ पे कि जॉन मार्ले नहीं होगा, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो होगा, ठीक है। तो उस समय भारत के सचिव थे जॉन मार्ले और वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है। 1909 में भारतीय परिषद एक्ट, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। तो ये ये सही है। सिर्फ यहाँ पे जॉन मार्ले के जगह पे अगर लॉर्ड मिंटो हो जाता तो ये भी सही हो जाता। तो मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था उस समय भारत के सचिव थे जॉन मार्ले, और वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, जिसके कारण से इसका नाम मार्ले मिंटो पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? विच हिस्टोरिक इवेंट टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905? सही आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में सही नहीं है? यह बंबई में वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, गोकुलदास। और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी और महासचिव थे AO ह्यूम। तो ये वाला गलत गलत लग रहा है, उल्टा दे दिया है। इस सत्र में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, ये भी सही है। इसके उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ये भी सही है। तो बी नंबर इसका गलत है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना? सही आंसर है इसका सिंहभूम। सिंहभूम जो झारखंड में पाया जाता है, सिंहभूम मतलब झारखंड का एक स्टेट है। तो इसका हो विद्रोह का जो मतलब कि डेट था 1820 से 21 था, और कोल विद्रोह था 1831 से 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1820 से 21 हो विद्रोह, 1831-32 कोल विद्रोह। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? 1942, ठीक है। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के प्रस्ताव लेकर भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स होने के कारण इस मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 1942 में आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो इसके दो आंसर है, एक लॉर्ड वेबल नहीं थे, विलियम वुड नहीं थे। कैबिनेट मिशन, इसके बारे में ये है ना कि 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्लीमेंट एटली किस पार्टी से संबंध रखते थे? लेबर पार्टी के, ठीक है। कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय लिया गया था 1946 में, ठीक है। भारत के कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV सिकंदर एडमिरल्टी। और इसका नेतृत्व कर रहे थे पैथरिक लॉरेंस ने। तो लॉर्ड वेवेल और विलियम वुड ये सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 26 का हो जाएगा आपका लॉर्ड हॉर्डिंग। ये कब हुआ था? राजधानी जो ट्रांसफर हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, ये कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कहीं कहीं 1912 दिया जाता है, 1911-12 ऐसे, ठीक है। तो उस समय 1911 में दिल्ली दरबार में जो जॉर्ज पंचम आए थे, ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटेन के राजा थे, और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने का घोषणा कर दिया था, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई।
तो इसलिए किसी किताब में 1911 दिया जाता है। 1911 में 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुआ, और मतलब ऑफिशियली हुआ, मतलब ट्रांसफर वो हुआ आपका 1 अप्रैल 1912 को। निम्नलिखित में कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, असहयोग आंदोलन बताइए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 को। तो भाई ये तो सही है मेरा, 1920 से 1922। और असहयोग आंदोलन का मेन रीजन ये था ना, बड़ी संख्या में मुसलमान ने भाग लिया था, और जिसके कारण सांप्रदायिक सद्भावना जानी जाती है इसको, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था, गलत। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, जबकि ये स्टार्ट हुआ 1920 से 1922 में। तो ये रद्द हुआ था चौरा चौरी का कांड के कारण। चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग, नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला सही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा चौरा चौरी कांड। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। इसके लिए गांधी जी के सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो NC केलकर, बाल गंगाधर तिलक, IV सेन। ठीक है, संविधान के लेखक के। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त तो सबसे पहले हुआ था बंगाल में 1793 ईस्वी में। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? सही हो जाएगा सिंधु। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा रेंज है, ब्यास का रोहतांग दर्रा है, नर्मदा का मैकाल रेंज है। सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखारचू नामक एक ग्लेशियर है, वहीं से होता है, तिब्बती क्षेत्र है ये। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहीं पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर यह है प्रशांत महासागर में स्थित में। द रिंग ऑफ फायर है क्या, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। ये रेड 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 रिंग ऑफ फायर, ये एक्चुअली में है क्या, प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी व भूकंपीय श्रृंखला है, इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। इनमें से कौन सी धारा ठंडे धारा है? ठीक है, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, वेनेजुएला, फॉकलैंड, ये सभी ठंडी जल धारा है। लिस्ट देख लीजिए। देखिए पैसिफिक ओशियन का ये वार्म है, ये कोल्ड है, मतलब ये गर्मी वाला है। अलास्का, क्यूरिस्को, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। तो इसमें मेन है ये, एक अलास्का, एक क्यूरिस्को, ये कौन है आपका गर्म जलधारा है पैसिफिक ओशियन का। ठीक है, और कोल्ड है कैलिफोर्निया, पेरू, ओयासियो और वेस्ट विंड। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, एक अलास्का पूछा जाता है, क्यूरिस्को पूछा जाता है, ये सब इतना नहीं पूछा जाता है। उसके बाद अटलांटिक महासागर का देखिएगा, एक ब्राज़ील जलधारा पूछी जाती है जो गर्मी है, गल्फ स्ट्रीम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें लेब्राडोर पूछा जाता है, ठंडी है। कैनेरी पूछा जाता है, वेनेजुएला पूछा जाता है, ये ठंडी है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इंडियन ओशियन की बात करें तो सोमाली और अगलुआस,
ये गर्म है, और ठंडी उतना नहीं पूछा था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट ये नहीं पूछा जाता उतना, तो एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छा से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचना पाई जाती है? करेवा, ये कभी करेवा है क्या दिखाता है आपको? कश्मीर हिमालय में मतलब पाया जाता है, ठीक है। करेवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है। वे तलछट, चिकनी मिट्टी, रेत और कंकरों से बनी है। वे स्तनधारियों के जीवाश्म और पीट, एक प्रकार का घास होता है पीट। करेवा मुख्य रूप से ये मिट्टी है एक प्रकार का, जो मतलब कि चिकनी मिट्टी, रेत और कंकर से बना होता है। करेवा कश्मीर के घाटी का झील निक्षेप। इसमें प्रमुख मुख्य रूप से क्या क्या होता है? केसर, बादाम, अखरोट, सेब और मेवा की खेती। कौन सा रबी फसल है? रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। तो रबी मतलब ये तो सभी है, सरसों, ग्राम, ग्राम मतलब चना, धनिया, आलू, ये क्या है? सभी हरी रबी है। देख लीजिए रबी का फसल, ये अक्टूबर और फरवरी के मध्य फसल होती है रबी। जैसे ये गेहूँ, जौ नहीं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। मतलब जो फसल अक्टूबर और फरवरी के मध्य होगा उसको रबी फसल बोला जाता है। खरीफ फसल जून से सितंबर के मध्य हो गया। ज्वार हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक है। और जायद फसल क्या है? ये मार्च से जून के मध्य की फसल होती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, ठीक है। तो फसल ऋतु के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एक रबी, खरीफ और जायद। रबी हो गया आपका अक्टूबर फरवरी, खरीफ हो गया जून से सितंबर, और जायद हो गया मार्च से जून, ठीक है। देखिए ऐसे याद करने का थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी, ठीक है, ठंडा का मौसम रहता है। और खरीफ का फसल ये जून से सितंबर के मध्य होता है। निम्नलिखित में कौन इथोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? इथोपिया कंट्री के साथ सीमा नहीं बनाता, देख लेते हैं। युगांडा, देख लीजिए मैप, ये हो गया आपका इथोपिया। इसका बनाता कौन कौन है? देखिए युगांडा तो नहीं बनाता, देखिए यहीं पे कट जाता है, केन्या के साथ इधर कट जाता है युगांडा। साउथ सूडान बनाता है, सूडान बनाता है, इरिट्रिया बनाता है, जिबूती बनाता है, सोमालिया बनाता है, ठीक है। ये हो गया रेड सी, ये हो गया इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, ठीक है। सीमा नहीं बनाता है कौन? युगांडा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972 ईस्वी में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। देख लीजिए इसका पास, इंपॉर्टेंट पास सब है भी, ये दिखा लेते हैं आपको। भारत का जो प्रमुख दर्रा है, काराकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहार, ये क्या होता है? जम्मू कश्मीर का कौन कौन है इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जोजिला, काराकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहार, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का बाड़ालाचा, सिपकिल्ला और रोहतांग। उत्तराखंड का माना, नीति, लिपू, ठीक है। सिक्किम का लाथुला, जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश का यांगयाप, दीफू, ठीक है, और वामडील, बोमडीला। और महाराष्ट्र का थालघाट, भोरघाट। और राजस्थान में एक है गुरान घाट। ये था भारत का प्रमुख दर्रा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ही है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसको कीबूथी बोला जाता है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है?
भारत और पाकिस्तान। देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन है इंडिया और चाइना के बीच, डुरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, 49वीं समांतर रेखा है यूएसए कनाडा के बीच, 38वीं समांतर रेखा है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच, हिंडनबर्ग है जर्मनी पोलैंड के बीच, मैगिनॉट है फ्रांस और जर्मनी के बीच। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आदमी हिंडनबर्ग और मैगिनॉट में। हिंडनबर्ग है जर्मनी पोलैंड के बीच और मैगिनॉट है फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, एलएसी इंडिया मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एलओसी हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच, एलएसी है इंडिया चाइना के बीच। कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सभी है, देख लीजिए, फ्रांस, स्पेन, लीबिया, तुर्की, इटली। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? बिहार में है, सीतामढ़ी। निम्नलिखित में कौन सा महासागर मलक्का जलडमरू से जुड़ा हुआ है? मलक्का जलडमरू से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर, मलक्का की बात करें तो अंडमान सी या साउथ चाइना सी, प्रशांत महासागर में साउथ चाइना सी ही का भाग है, ठीक है, और अंडमान सी है हिंद महासागर का भाग। तो ये देख के कभी मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा। और पाक स्टेट भी पूछा जाता है, ठीक है, ये इंडिया श्रीलंका का मतलब के बीच में है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। और इसमें मलक्का है, सुंडा जलडमरू मध्य है जावा और इंडियन ओशियन के बीच इंडोनेशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और स्पीकिंग 60 किसके नाम है? ये समुद्री हवा है श्रीलंका के। भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? बताइए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। निम्नलिखित में कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का परिणाम है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक सरदार स्वर्ण सिंह समिति का परिणाम है यही। ठीक है, कमेंट करिएगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और ये किस अनुच्छेद में है? 51 का क भाग 4 का क। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 51 का क और भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित नहीं हुआ था? मोरारजी देसाई, ये तीनों हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में, एच डी देवेगौड़ा 1997 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। एक मत से अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे, अविश्वास मत नहीं हुए थे मोरारजी देसाई। सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? कार्मिक मंत्रालय को। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मिक स्वरूप का अनुसरण करता है? जापान। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो फ्रेंड, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।